नमस्कार विद्यार्थियों, कल हमारा जो व्यंजनों का वर्गीकरण चल रहा था, व्यंजनों से संबंधित जो हम बात कर रहे थे उसमें हमने स्थान की विविधता, यानी पहला जो हमारा प्रकार था वो था आपका स्थान की विविधता के आधार पर, और दूसरा जो प्रकार था आपका वो था उच्चारण स्थान के आधार पर। ये दोनों ही हमारे कल कंप्लीट हो चुके थे। और आज हम जो जानकारी करेंगे व्यंजनों के वर्गीकरण में, वो होगा आज हमारा प्रयत्न के आधार पर। किसके आधार पे होगा? प्रयत्न के आधार पर, यानी स्थान की विविधता के आधार पर हमने कल पढ़ लिया स्थान की विविधता के आधार पे कौन कौन से होते हैं, और उच्चारण स्थान के आधार पर जो मैंने आपको सूत्र बताए थे, कुआ विसर्जनाम कंठ इच्युषणाम तालु ऋतुरसनाम मूर्धा ऋतुरसनाम दंता उपमध्यमानम आष्टो यमंगलम नासिका द्वितो कंठ तालु ओद्वतो कंठोष्टम वहकार से दंतोष्टम। ये आपको अति आवश्यक याद हो जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप आराम से उनको अलग कर सकते हैं। तो आज हम जो व्यंजनों का वर्गीकरण प्रस्तुत कर रहे हैं, व्यंजनों का जो आज हमारा वर्गीकरण होगा वह होगा आपका प्रयत्न के आधार पर। नंबर 3 आपका ये होगा, ये है प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण दो तरह से होता है, नंबर 1 और ये आपका नंबर 2। एक होगा आपका आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर, और एक होता है बाह्य प्रयत्न। यानी इसके दो प्रकार हो गए, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर प्रयत्न जो है ये 5 प्रकार का होता है। ये अपने को याद रखना पड़ेगा अच्छी तरह से, क्योंकि एग्जाम में किसी प्रकार का कोई भी दृष्टिकोण आ सकता है। 2, 3, 4 और ये 5। देखिए आप, नंबर 1 स्पष्ट, ईसद स्पष्ट, ईसत स्पष्ट। नंबर 3 ईसद विवृत, 4 विवृत, और 5 आपका समवृत। ये सारा का सारा जो आपका दृष्टिकोण है जो हम पढ़ रहे हैं व्यंजनों का वर्गीकरण आभ्यंतर है। ये आभ्यंतर के अंदर क्या होता है? स्पष्ट, ईसद स्पष्ट, ईसद विवृत, विवृत और समवृत। इस प्रकार इसके 5 भेद होते हैं। और ये हमने पढ़ा है स्पर्श व्यंजन, ये एक तरह से वही टाइप है आपका। ये स्पष्ट का मतलब होता है स्पर्श व्यंजन, ये वो स्पर्श व्यंजन है। ईसद स्पष्ट का मतलब होता है आपका अंतस्थ व्यंजन। ईसद विवृत यानी ऊष्म व्यंजन या ऊष्मीय व्यंजन। विवृत और समवृत ये वही है। देखिए आप, इनकी संख्या वही 25 होती है। स्पष्ट कभी कभार इस नाम से पूछ लिया जाए, और ये कहाँ से कहाँ तक वही आपको पता है, कैसे मैं तक, ये पहले आप लिख चुके हैं। स्पष्ट जो है वह स्पर्श व्यंजन ही होते हैं, 25 इनकी संख्या है, कैसे मैं तक। अंतस्थ की जब हम बात करते हैं, इनकी संख्या 4 है, ये, र, ल और ये वह। ऊष्म की जब हम बात करते हैं, ये भी 4 है, श, स, श और ये है। इस तरह से ये भी 4 है। विवृत, इसमें सभी स्वर आते हैं, यहाँ सभी स्वर, ये सभी स्वर आ गए। और समवृत, इसमें हम कह सकते अवग्रहवा, ये अवग्रह, इसका सिंबल है ये आपका अवग्रह।
ये जो सिंबल होता है ए की तरह से, ये इसका उच्चारण ये ए है और इस सिंबल का नाम है अवग्रह। कहीं हम इसको ऐसे नहीं समझे, ये ए का उच्चारण होता है एक तरह से यहाँ पर। आभ्यंतर प्रयत्न जो है वह आपका 5 प्रकार का हुआ। स्पष्ट, देखिए आप, स्पष्ट का मतलब है स्पर्श व्यंजन, यानी इनका उच्चारण करते समय हमारे मुख में कोई न कोई भाग, कोई न कोई पार्ट होता है जहाँ से इनका उच्चारण किया जाता है स्पर्श होते हुए। ये कैसे मैथक होते हैं? ये ऊपर वाला जो दृष्टिकोण है वो संस्कृत में चलता है, नीचे वाला जो दृष्टिकोण अपने हिंदी में चलता है। ये प्रयत्न के आधार पर दोनों प्रकार हैं, इसलिए यहाँ पर आपके नॉलेज के हिसाब से जरूरी, इसलिए यहाँ पर आभ्यंतर प्रयत्न भी साथ में बताए जा रहे हैं आपको। ईसद स्पष्ट, कहीं आपको यहाँ पर द भी लिखा हुआ मिल जाएगा किताबों में। ईसद द क्यों मिलता है? क्योंकि त के बाद की स्थिति द होती है। जैसा आपको पता, जैसे मान लीजिए आपने लिखा ये जगत त, ये प्लस ईस कैचे टे पे का गैजड़ द होना, प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पर ये द हलंत भी आपको कहीं देखने को मिलेगा। ईसद स्पष्ट भी होता है और ईसद विवृत भी होता है, लेकिन इसकी प्रारंभिक जो स्टेप होती है वो आपकी तय होती है, क्योंकि प्रथम यही है। संस्कृत में इसको जसत्व बोलते हैं, और अगर अपने हिंदी की दृष्टिकोण से देखते हैं तो पहले वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन, कैच पे का गैजड़ द में परिवर्तन होना, तो तय का द बन जाता है। तो ये आपके ईसद स्पष्ट, आपको याद रखना, ये अंतस्थ व्यंजन, आपके अंतस्थ व्यंजन ये रह है 4, इनकी संख्या हो गई आपके सामने 4। ईसद विवृत, ये उष्म व्यंजन, इनकी संख्या हो रही है आपकी 4। श और है, डिफरेंस नजर आना चाहिए बोलते समय। मैंने आपको पहले ही बताया था, श यानी ये इक्वेशन नाम तालु, ये तालव्य वर्ण है। ये अपने कल उच्चारण स्थान के आधार पर जो लिखे हैं सूत्र के अनुसार, आप एक बार अच्छे से उन सूत्रों को याद कर लीजिए। जब आपको अच्छी तरह से वो सूत्र याद हो जाएंगे फिर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। ये स ऋतुषणा मूर्धा, ये मूर्धन्य वर्ण है। स लीलतुलसा नाम दंता, ये दंते वर्ण है। तो सभी में अंतर है, ये नहीं है हम केवल स बोल रहे हैं। जब सलेट का आप बोलते हैं सलमान, तो आपके जो जीभ है वो दांत के टच होती है, ये मुर्दा के टच होता है षटकोण वाला। और शशांक, इसके अंदर आपके तालव्य वर्ण है, तो तालु से इसका उच्चारण होता है, और ये है आ गया। सभी स्वरों का जो प्रस्तुत वर्ण है वो आपका विवृत है। और संवृत की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ए, जो भी कौन सा आपका ए अवग्रह, यानी कहीं पर जैसे मान लीजिए आपको लगा हुआ मिल गया इस तरह से कोपी, अब ये जो बीच में आपने लगाया ये अवग्रह चिन्ह, इसमें ये एस नहीं है। कहीं एस, कोई बहुत सारे बच्चे इसे बोल देते हैं कोस्पी, ये एस नहीं है यहाँ पर, इसका नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? इसे अवग्रह। और उस अवग्रह का तात्पर्य यहाँ पर ऐसे हैं, अवग्रह का तात्पर्य यहाँ पर ऐसे हैं कि हम उसका उच्चारण ऐसे करेंगे। तो ये आभ्यंतर प्रयत्न है आपके 5 प्रकार के, स्पष्ट, ईसद स्पष्ट, ईसद विवृत, विवृत और संवृत। चलिए दोस्तों आगे नेक्स्ट। अब है आपके बाह्य प्रयत्न। ये जो बाह्य प्रयत्न है अक्सर इसी में कंफ्यूज होते हैं सभी। बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न जो है आपके, ये बाह्य प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं। बाह्य प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कंपन के आधार पर, नंबर 1 है आपका कंपन के आधार पर। कंपन के आधार पर इसे हम कह सकते हैं स्वर तंत्री के आधार पर। आप यहाँ इसको ये नाम भी दे सकते हो, स्वर तंत्री के आधार पर, स्वर तंत्री के आधार पर। ये इसका दूसरा नाम हो गया, ये पार्ट 1। इसके बाद ये हो गया आपका नंबर 2 प्राणवायु के आधार पर। प्राणवायु के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर, इसे हम कह सकते हैं श्वास के आधार पर। ये भी हो सकता है इसका, ये दूसरा नाम है श्वास के आधार पर। ये पाठ किस आधार पे पढ़ रहे हैं हम? ये पाठ पढ़ रहे हैं हम व्यंजनों के वर्गीकरण में प्रयत्न के आधार पर। जो आपका द्वितीय पाठ है बाह्य, आभ्यंतर 5 प्रकार के हो गए। हम जो बाह्य प्रयत्न पढ़ रहे हैं उसमें 2 प्रकार हैं, एक आपका कंपन के आधार पर, एक प्राणवायु के आधार पर।
अब इसका एक 3 पार्ट आता है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो भी आपके एग्जाम के अंदर है, वो है ओनली उच्चारण के आधार पर। वो होगा आपका उच्चारण के आधार पर। नंबर 3 उच्चारण के आधार पर, ये उच्चारण के आधार पर आपने जब इनका वर्गीकरण पढ़ा, नंबर 2 पे जो नंबर फर्स्ट जो आपका था स्थान की विविधता के आधार पर, स्थान की विविधता के बाद में हमारा नंबर 2 जो वर्गीकरण था वो था उच्चारण स्थान के आधार पर। देखिए उच्चारण स्थान के आधार पर अलग वर्गीकरण होता है और उच्चारण के आधार पर अलग होता है। उच्चारण स्थान में मैंने आपको जो कल सूत्र बताए फॉर्मूले के अनुसार आपको याद करने हैं, ये ओनली उच्चारण के आधार पर है, ये केवल उच्चारण के आधार पर है। और इसका प्रकार जो टाइप होगा किसके आधार पर, ये प्रयत्न के आधार पर। और प्रयत्न में भी कौन सा प्रयत्न है, बाह्य प्रयत्न। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब जो आपका कंपन के आधार पर है, इनके नाम हालांकि सभी ने अच्छी तरह से सुने हैं, लेकिन वहाँ जब एग्जाम के अंदर आ जाते हैं तो अक्सर इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसमें कौन सा क्या है कौन सा क्या नहीं है। अब इसका भी प्रकार है 2, यानी कंपन के आधार पर या स्वर तंत्री के आधार पर 2 प्रकार के आपके व्यंजन वर्ण होते हैं। एक होता है घोष, जिसे हम सघोष भी बोल सकते हैं, और एक है इसमें अघोष। नंबर 2 है आपका इसमें अघोष। ध्यानपूर्वक देखिए आप सभी, एक इसमें घोष वर्ण है जिसे हम सघोष वर्ण भी कर सकते हैं, और एक इसमें है अघोष वर्ण। अब इसमें आपको यह ध्यान रखना होगा कि इसमें घोष वर्ण जो है सघोष वो कौन कौन से हैं और अघोष वर्ण इसमें कौन कौन से हैं। अभी नेक्स्ट चलेंगे इस पे हम प्राणवायु के आधार या श्वास के आधार पर। यह भी आपके 2 प्रकार का होता है, यहां पर भी आपको 2 प्रकार याद रखने पड़ेंगे। एक है आपका इसमें अल्प प्राण, अल्प प्राण, और एक है इसमें आपका महाप्राण, ये महाप्राण। अक्सर जो कंफ्यूजन होता है हमें, कौन सा वर्ण घोष है कौन सा अघोष है, कौन सा इसमें अल्प प्राण है कौन सा इसमें महाप्राण है, जब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है इनसे संबंधित हम निश्चित रूप से वहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा है पहला, कौन सा तीसरा, कौन सा चौथा, कौन सा पहला, 5वां, जो भी है। आप आज के बाद कभी कन्फ्यूज नहीं होंगे, ये मेरा दावा है। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देख लीजिए किस प्रकार से आपको उनका डिफरेंस समझना है। मैंने यहाँ पर आपके मुख्य मुख्य प्रकार बता दिए हैं कि घोष, सघोष और आप अघोष, 2 प्रकार इसको डिवाइड करें आपने। अब जब हम इसको आगे नेक्स्ट लिखेंगे, जो इसके प्रकार आपने टाइप ये 2 यहां लिखे आपने। नंबर 1 पे हो गया आपका ये घोष वर्ण, जिसे आप सघोष भी कर सकते हैं, ये भी लिखा हुआ आता है। और ये नंबर 2 आपका है इसमें अघोष, अघोष वर्ण, ये हो गया आपका इसमें घोष वर्ण। अंतस्थ, अंतस्थ स्वर, ये अंतस्थ, ये स्वर 3, 4 और ये 5, ये अनुस्वार और ये है। देखिए आप ध्यान से, यानी अगर आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा घोष या सघोष वर्ण है, आपको इतना सा याद रखना होगा। यहां पर देखिए आप अंतस्थ, अंतस्थ का मतलब पता है आपको अच्छी तरह, अंतस्थ जो आपके व्यंजन है, यानी ये रेलव है, यानी जो आपके अंतस्थ ये रे ले और ये व, ये रेलव जो है ये आपके अंतस्थ होते हैं। स्वर यानी सारे इसमें स्वर आ गए, एक तरह से 11 के 11 स्वर आ गए आपके इसमें, ये 11 स्वर हो गए आपके इसमें। आगे चलिए इसमें नेक्स्ट हम चलते हैं 3, 4 और ये 5। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है प्रत्येक वर्ग का, यानी प्रत्येक वर्ग का जो आपको अच्छी तरह पता है, स्पर्श व्यंजनों मैंने आपको बताया था वर्ग बना करके, तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण। तीसरा का मतलब जैसे आपने लिखा ये ग,
ये घ और ये न। इस प्रकार से 3, 4 और ये 5, ये प्रत्येक वर्ग के जो वर्ण हैं वो आपके सघोष में आते हैं। इसके बाद आपका अनुस्वार, अनुस्वार और एक विसर्ग, ये दोनों ही हमने वर्गीकरण में पढ़ा था कि अयोगवाह की काउंटिंग में आते हैं। अयोगवाह बोलते हैं इनको हम। तो ये अनुस्वार है, ये भी आपकी घोष या सघोष वर्ण में आ रहा है। एक इसके बाद में है, हमें यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना होगा क्योंकि अक्सर जो गलती होती है वो ये होती है, इसमें है अलग से आ रहा, देखिए आप, जबकि है किसके साथ में, ये उष्म व्यंजन के साथ में आता है, श, स और है। हम वहाँ इसका उच्चारण करते हैं, लेकिन जब हम घोष और अघोष वर्णों का वर्गीकरण प्रस्तुत करते हैं तो वहाँ पर यह है नहीं आता है, यह है यहीं आता है, इसलिए हमने इस है का यहाँ पर उच्चारण किया और यहीं हमने इसको लिखा है। तो मतलब सघोष वर्णों में कौन कौन से आए आपके, अंतस्थ, इसके साथ में स्वर 3, 4, 5 और अनुस्वार के साथ में है। इनकी संख्या होती है दोस्तों टोटल मिलाकर के 31। टोटल कितने होते हैं ये टोटल होते 31। अब अगर आप अघोष की बात करते हैं, अघोष वर्ण में देखिए आप, सीधा समझ में आ रहा होगा आपके 3, 4, 5 अगर इधर आ गया तो इसका मतलब कौन सा बच गया, 1 और 2 प्रत्येक वर्ग का। आप लिख सकते हैं यहां पर, ये प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, ये पहला और ये दूसरा वर्ण। उष्म व्यंजन ये भी यहां पर आएंगे, और उष्म व्यंजन में कौन से बच गए, ये श, ये श और ये स, 3 बच गए। है उधर चला गया था, पहला दूसरा, ये प्रत्येक वर्ग का आएगा। ध्यानपूर्वक देखना होगा आपको, यहां पर अघोष में पहला और दूसरा प्रत्येक वर्ग का, उसमें आ गया आपका स, श और स, और यहां आ गया आपका ये विसर्ग। ये विसर्ग का आपका उच्चारण होगा यहां पर। समझ चुके होंगे अब अच्छी तरह से आप। यानी घोष यानी सघोष और अघोष ये दोनों ही वर्ण, ये है आपके स्वर तंत्री के आधार पर। स्वर तंत्री का तात्पर्य क्या है इसमें, यहाँ पर कि हमारे गले में 2 झिल्लियाँ होती है, वो झिल्लियाँ जब आपस में टकराती है और कंपन होता है, और कंपन से अगर उनका उच्चारण हो रहा है वो आपके सघोष है, और अगर उसमें कंपन नहीं हो रहा वो आपके अघोष है। परिभाषाओं से ज़्यादा कोई इंटरफेयर मामला नहीं रहता एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, लेकिन मुख्य दृष्टिकोण जो है वो ये रहता है कि कौन से वर्ण कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं। ये वर्गीकरण इतना अच्छी तरह से मायने रखता है। हर एग्जाम में आपके 3-4 क्वेश्चन इससे संबंधित पूछे जाते हैं। कौन सा अलप्राण, कौन सा महाप्राण, कौन सा घोष, कौन सा अघोष, कौन सा स्पर्श व्यंजन, कौन सा अंतस्थ व्यंजन, कौन सा उष्म व्यंजन। सभी दृष्टिकोण आप अच्छी तरह से अलग अलग याद रख लेंगे, उसके बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब हमें इस तरह से याद रख ही लेंगे आप कि घोष वर्ण में एक तो अंतस्थ और उष्म व्यंजन आते हैं। ये इधर आ गए आपके अंतस्थ, उष्म चले गए उधर। ध्यान इतना सा रखना है कि उसमें है नहीं आएगा, ये है आएगा आपका इधर सघोष वर्ण में, जिसे हम घोष वर्ण बोल रहे हैं। स्वर, ये स्वर आ गए आपके 11 इधर, 3, 4 और 5, और अनुस्वार के साथ में है का प्रयोग। अब देखिए आप, ये क्या है, ये है जो हमारे वर्ण है शुद्ध वर्ण, उनका वर्गीकरण हम प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पर उनका वर्गीकरण हम जान रहे हैं। शुद्ध वर्णों की संख्या आपको अच्छी तरह पता कितनी थी, 44। यानी शुद्ध वर्णों की जो संख्या थी वो थी हमारी 44। सघोष यानी घोष वर्णों की संख्या होती है 31, और अघोष होते हैं 13 वर्ण। अब आप इन दोनों को प्लस करके देख लीजिए, यहाँ से 3 और 1 4, 3 और 1 4, ये 44 हो गए। यानी अगर हमारी संख्या यहाँ पर 44 आ रही है, इसका मतलब है बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही है आपका वर्गीकरण। अगर थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो गलत हो जाएगा। अगर आपसे डायरेक्ट संख्या पूछ ली जाए कि अघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर होगा वहाँ पर 13। अगर सघोष या फिर घोष वर्णों की संख्या क्या होती है, तो आपका आंसर होगा 31। समझ गए आप। अगर आप इनके थोड़े से और भी नाम अगर जाना चाहते हैं, मान लीजिए, तो इन जो ये आपके वर्ण हैं घोष या सघोष, इन्हें मृदु कोमल वर्ण भी कह सकते हैं आप। कई आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, जैसे मान लीजिए मृदु है, ये कोमल वर्ण है एक तरह से। मुख्य रूप से तो आपका यही नाम प्रयोग होता है,
ये कठोर कठोर वर्णों की श्रेणी में भी आते हैं। कठोर भी कर सकते हैं इनको विवार भी कर सकते हैं, उनको संवार भी कर सकते हैं। इस प्रकार से ये नाम है, लेकिन ये दृष्टिकोण आपके इसमें ज़्यादा यूज नहीं होता है, संस्कृत में ज़्यादा होता है। अपने यहाँ मुख्य रूप से हिंदी में घोष या सघोष होगा, दोनों एक ही नाम है, या फिर उधर अघोष होगा। दोनों का दृष्टिकोण इस तरह से याद रहना चाहिए आपको, इसमें ये होते हैं और इसमें ये होते हैं, सघोष अघोष। अगर यहाँ आपने 3 4 5 याद रख लिया, उधर 1 2 रह गया। कैसे? 3 4 5, अगर ये इधर हैं तो उधर क्या बचे? 1 और 2 ही तो बचा। प्रत्येक वर्ग में 5 होते हैं, ये अच्छी तरह आप जानते हैं। मैंने यहाँ 3 4 5 लिख दिया। अब 3 4 5 लिख दिया तो बचा क्या? 1 और 2। 1 और 2 का मतलब पहला और दूसरा। अब प्रत्येक वर्ग का ये पहला और दूसरा, यानी आप यहाँ जैसे आपने लिख दिया क और ये ख। अब ये क और ख यहाँ नहीं आएगा, इधर प्रत्येक वर्ग के हिस्से से आप सीधे चलो, पहला दूसरा अघोष में आएगा, और इधर 3 4 5 आपकी इसमें घोष या सघोष में आएंगे। अब जो आपके सघोष अघोष है और एक अल्प प्राण महाप्राण है, इनमें ही वर्णों का आपस में ऐसा सामंजस्य होता है कि हम इस दृष्टिकोण में कंफ्यूज हो जाते हैं किसमें क्या है। लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अच्छी तरह से अगर ध्यान रह रहा आपको कि अघोष में पहला दूसरा है और आपके घोष जो वर्ण उसमें 3 4 5 है। ऐसा अब अंतस्थ में ये जो आपके आगे वाले जो होंगे अल्प प्राण और महाप्राण प्राण वायु के आधार पर उसमें नहीं होगा। चलो दोस्तों आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट ये हो गया आपका सघोष अघोष। अब जो आपका वर्गीकरण है प्राण वायु के आधार पर, ये जो प्राण वायु के आधार पर है, जिसे हम श्वास के आधार पे भी कह सकते हैं, प्राण वायु के आधार पर, ये है आपके 2 प्रकार से। पहला प्रकार है आपका इसमें अल्प प्राण, ये पहला प्रकार है आपका इसमें अल्प प्राण। हम इसे अल्प प्राणी भी बोल सकते हैं। और दूसरा है महाप्राण, ये महाप्राण, इसे हम महाप्राणी भी बोल सकते हैं। यानी अल्प प्राणी और महाप्राणी कौन कौन से वर्ण हैं, एग्जाम इस तरह पूछ लिया जाता है कि निम्न में से अल्प प्राण कौन से हैं, महाप्राण कौन से हैं। प्राण वायु के आधार पर, प्राण वायु या श्वास जो भी हम बोल रहे हैं, अल्प प्राण और महाप्राण, हम इसे अल्प प्राणी और महाप्राणी भी बोल सकते हैं। ये जो आपका अल्प प्राण है इसे हम अल्प प्राणी, और ये महाप्राणी। दोनों का अंतर आप अच्छी तरह समझिए। पहला, तीसरा और पांचवा ये है आपका इसमें अल्प प्राण में, यानी पहला तीसरा मतलब क, ग और ng। अंतस्थ वही आपके ये रलव है, ये अंतस्थ आपका ये र ल और ये व, ये रलव है। यानी 4 आपके इसमें अंतस्थ आ गए और सभी इसमें आपके स्वर आ गए। ध्यानपूर्वक देखिए, अल्प प्राण पहला तीसरा पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा, और अंतस्थ ये रलव है और सभी स्वर आ गए। इनकी संख्या होती है 30, यानी ये होते हैं 30। हम महाप्राण की बात करते हैं। महाप्राण, अब देखिए आप 1 3 और 5 इसमें आ गया, यानी अगर हम देखते हैं पहला तीसरा पांचवा इसमें आ गया। अब बचा कौन सा इसमें से? 2, यानी ये 2 आ गया, और 4, ये 4 आ गया आपका। तो दूसरा और चौथा जो बच गया वो आप किस में आ गया? किसमें? महाप्राण में। दूसरा चौथा यानी ख और ये ग, उसमें व्यंजन श स और है। इनकी संख्या होती है आपके 14। अब आप ध्यान से देखिए, 30 ये हो गए, 14 वो हो गए, दोनों मिला करके इजिकल टू 44 हो गए, यानी इनकी संख्या दोनों मिला करके 44 हो गई। और 44 ही हमें चाहिए। जो हमारा शुद्ध वर्णों का जो वर्गीकरण चल रहा है एक तरह से अल्प प्राण और महाप्राण में, वो इधर आपके 30 हो गए और उधर से आपके 14 हो गए, दोनों को मिला करके हमने आपको 44 हो गए। यानी यहाँ पर अल्प प्राण और महाप्राण से संबंधित जब बात होती है तो इसमें पहला तीसरा पांचवा आता है। अगर आप महाप्राण की बात करते हैं दूसरा चौथा आता है। अगर आप सघोष, जिसे हम घोष कहते हैं, अगर आप उसका प्रयोग कर रहे हैं उसमें 3 4 5 आते हैं। और अगर आप घोष अघोष वर्ण की बात करते हैं उसमें पहला दूसरा आता है। अघोष में पहला दूसरा, सघोष में 3 4 5, अल्प प्राण में पहला तीसरा पांचवा और महाप्राण में दूसरा चौथा। अब आपकी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा ये किस प्रकार से अल्प प्राण और महाप्राण का अंतर हमारे
को समझना है। ये हमारे प्राणवायु या फिर श्वास के आधार पर वर्गीकरण है। अब व्यंजनों का अंतिम वर्गीकरण जो है आपके सामने, व्यंजनों का अंतिम वर्गीकरण है स्थान के उच्चारण के आधार पर। एक आपका उच्चारण स्थान होता है, एक होता है उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर। अब उच्चारण के आधार पर क्या, उच्चारण के आधार पर इसमें तात्पर्य यह है कि अलग अलग तरह से जो आपका इसमें वर्गीकरण किया गया है। स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन है, संघर्षी व्यंजन है, ये संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन, नासिक्य व्यंजन है, ये नासिक्य व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन है, प्रकंपित, जिसे हम लुंठित व्यंजन भी कहते हैं, ये लुंठित व्यंजन, प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। इसके बाद देखिए आप, ये पार्श्विक व्यंजन है, ये हो गया आपका पार्श्विक व्यंजन, ये हो गया आपका पार्श्विक व्यंजन। कितने हो गए? 6। अब आगे देखिए, संघर्षहीन, संघर्षहीन या हम इसे कह सकते हैं सप्रवाह। और लास्ट में है आपका वतस्य व्यंजन। देखिए आप ध्यानपूर्वक, उच्चारण के आधार पर जो हमारा वर्गीकरण है वह 8 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण 8 प्रकार का होता है। अब वो कौन कौन से होते हैं? एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा स्पर्शी है, कौन सा संघर्षी है, कौन सा स्पर्श संघर्षी है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो देखिए आप, जब हम स्पर्शी की बात करते हैं, स्पर्शी के अंदर है क वर्ग। देखिए आप, क वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, त वर्ग। ये त वर्ग, और ये अंत में है आपका इसमें प वर्ग। देखिए आप ध्यानपूर्वक देखिए यहाँ पर, यानी स्पर्शी की जब हम बात कर रहे हैं, स्पर्शी कौन से हैं इसमें, तो इसमें हमारा आंसर हो रहा देखिए क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। संघर्षी की बात करते हैं आप, संघर्षी कौन से? संघर्षी आपके श, ये श, ये श, ये श और ये है। इस पर संघर्षी च वर्ग, जो उसमें नहीं आया। नासिक के वही पंचम अक्षर सभी के, ये न और ये म। इस प्रकार से ये आपके नासिक के वन आ गए यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए आप, प्रकंपित, यहाँ होगा आपका र, और पार्श्विक यहाँ होगा आपका ल। पार्श्विक का मतलब होता है बगल, इसे हम बगल का व्यंजन भी कह सकते हैं। ये बगल से उच्चारण होता है इसका, ये ब, ग और ये ल, बगल, इस तरह से। अब आप इसको समझिए ध्यान से। उच्चारण के आधार पर 8 प्रकार होते हैं। पहला है स्पर्शी। स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होंगे? क, चेकोटा दीजिए आप, ट, त और प वर्ग। इन वर्गों की श्रेणी में आने वाले जो व्यंजन हैं
वह आपके स्पर्शी व्यंजन कहलाएंगे। अगर हम संघर्षी की बात करते हैं, श, श और ह, जिनमें जोर लगता है, संघर्षी घर्षण हो रहा है। स्पर्श संघर्षी, इसमें प्रयोग होगा आपकी च वर्ग का। किसका प्रयोग होगा? च वर्ग का। अगर आप नासिकी की बात करते हैं, प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर प्रकंपित लुंठित र को प्रकंपित इसलिए कहते हैं, देखिए आप ध्यान से, प्रकंपित ऐसा व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण करते समय आपकी जीभ रगड़ खाती है, बार बार कंपन उत्पन्न होता है। र, अगर आप र बोलते हैं तो आपकी जीभ बार बार वहां पर कंपन करेगी, इसलिए इसको प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहते हैं। एक आपका पार्श्विक, जिसे आप कह सकते हो आप बगल। बगल से इसका प्रयोग इसलिए होता है जब हम इस वर्ण का उच्चारण करते हैं, ल, आपकी जीभ मुर्दा वाले पार्ट पर टच हो जाती है और वायु जो है वो दोनों तरफ से बाहर निकल जाती है। ल, आपकी जीभ आप मुर्दा वाले पार्ट पे बिना टच किए ल नहीं बोल सकते कभी भी। बोल के देख लीजिए भले आप, मैं कह रहा हूं ल आप तभी बोल सकते हैं जब आपकी जीभ ऊपर मुर्दा वाले पार्ट पर टच होगी और बगल से, ये बगल से दोनों तरफ से आप हवा बाहर निकालोगे, ल, तभी ल बोलने में आएगा। ये है आपका पार्श्विक व्यंजन। ये जो सिंगल है आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। प्रकंपित लुंठित व्यंजन आपका र है, पार्श्विक और बगल का व्यंजन आपका इसमें ल है। संघर्षहीन से प्रवाह, अच्छी तरह से ध्यान होना चाहिए आपको। संघर्षहीन मैंने आपको पहले भी बताया था, ये र, ल और ये व, ये र ल व, ये व, ये र ल व जो हम संघर्षहीन व्यंजन में लाए थे, यह आपको अच्छी तरह पता है अंतस्थ व्यंजन है। ये र ल व अंतस्थ व्यंजन है। इनमें से संघर्षहीन, जिसे हम से प्रवाह अर्ध स्वर कहते हैं, आप इन दोनों को यहां से हटा दीजिए। यानी ये और ये जो अपने अर्ध स्वर में पहले भी लिखा था, ये दोनों ही आपके संघर्षी व्यंजन है। समझ गए आप? यानी यहां पर ये रह जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं उसमें संघर्षहीन कौन से हैं? से प्रवाह, जिनको हम बोलते हैं। आप इनको अर्ध स्वर जो कहते हो वो है आपके ये और वह। अगर आप इसको केवल इनको लिखना चाहते हैं तो भी ये कर सकते हो आप। ये और वह, ये लीजिए, ये हो गया और ये वह हो गया, ये और ये वह। ये और वह ये आपका संघर्षहीन से प्रवाह के आधार पे हो गया एक तरह से। वतस्य, देखिए आप इसमें ये र, आपने देखा होगा कभी भी कोई भी जो र है, मान लीजिए जैसे आगे अगर आधा अक्षर आता जाता है तो उसके आगे वाले जो आधे का मतलब क्या है, इसमें हलंत वाले व्यंजन पे नहीं लगता है। जो हलंत सही तो होता है ना, हलंत जैसे हलंत जिस पे लगा हुआ है लेकिन स्वर मिला हुआ नहीं है। जैसे मान लीजिए इसमें देखो ये आधा था, आधा से ये र लगा आगे जाके ये पे, ये इसलिए लगा है क्योंकि दोनों आधे हैं। हलंत वाले इसलिए नहीं लगा, यहाँ पर पूरे पे लगता जाकर के। हम इसका उच्चारण करेंगे वतस्य, ये वह तय और ये आ जाएगा साथ में वतस्य, से के साथ में रह, फिर ये वतस्य। अब ये वतस्य व्यंजन कौन सा है देखिए आप, बताइए कौन से हो सकते हैं ये वतस्य व्यंजन हो गए। देखिए आप, इसकी एक ट्रिक है, अगर आप याद रखें तो एक सूत्र है, वो ये है, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला ये, वतस्य नल से जा रे। आप समझोगे, डेफिनेटली मैं कह सकता हूं आपको ये कंफर्म कि आप गलत नहीं करोगे इसको कभी भी। अगर वत्स्य व्यंजन के बारे में आ गया कि निम्न में से वत्स्य व्यंजन कौन सा है, ये वत्स्य नाम का एक बालक है जो हमेशा नल के ऊपर ही खड़ा रहता है। पानी भरने के लिए जब जाते हैं ना हम, वैसे ये हमेशा नल पर ही खड़ा रहता है। तो सभी इसको ये बोल रहे हैं, एक ट्रिक बनाई है मैंने आप लोगों के लिए, कि ये बोल रहे हैं कि वतस्य नल से जा रे, यानी हमें भी तो पानी भरने दे, तो यहीं बैठा रहता है क्या हमेशा, कहने का तात्पर्य इसमें ये है। अब वतस्य नल से जा रे का मतलब, ये वतस्य का मतलब आप समझ गए।
अच्छी तरह से, यानी वतस्य व्यंजन कौन से, मसूड़ी वाले एक तरह से। न, ये लो आपका ही न आ गया, उसके बाद देखो आप ये ल आ गया, उसके बाद देखो आप ये स आ गया, उसके बाद देखो आप ये ज आ गया, उसके बाद देखो आप ये र आ गया। सबको अलग कर दीजिए आप, मात्रा हटा दीजिए। वो तो ट्रिक के लिए मैंने आपके बनाई है कि वतस्य नल से जा रे, यानी नल पे बैठा रहता है, यहाँ से दूर जा। तो ये हो गया आपका न, ये न आ गया, ये ल आ गया, से बन गया आपका स, जा से बन गया ज, और रे से बन गया आपका र। यानी न, ल, स, ज और र, ये आपके वतस्य व्यंजन है। समझ चुके होंगे आप। नेक्स्ट थोड़ा सा और इसमें वर्गीकरण जो है समझने के दृष्टिकोण से बता रहा हूं मैं आपको। र के, ये जो र है, इस र के रूप देखो, र के प्रकार और रूप ध्यान से देखना आप। एक र है आपका ये पूरा र है, पूरा र। नेक्स्ट है आपका एक र जो ऊपर लगता है इस तरह से मात्रा पे। इसके बाद में है आपका एक र ये वाला जो इस तरह नीचे लगता है, और एक र है आपका इस तरह से जो प्रयोग होता है, यानी ये इसके नीचे लगता ही है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए आप, जैसे आपने यहां लिख दिया ये करण, यहां लिख दिया आपने ये कर्म, यहां लिख दिया आपने ये प्रकार, और आपने यहां लिखा ये ट्रैक या ड्रम, जो भी आप लिखते हैं। देखिए आप, यानी ये ट, र और ये क इस तरह से ही है। देखिए आप ध्यान से इसको, ये थोड़ा सा आपके समझने के दृष्टिकोण से जो आपका व्यंजनों का वर्गीकरण है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद की जानकारी है, ये भी आपके लिए जरूरी है। एक र होता है बिल्कुल सिंपल। हम र के प्रकार की बात करते हैं तो र के प्रकार होते हैं अचार, और हम र के रूप की बात करते हैं, र के रूप होते हैं 3। देखिए आप, अगर आप इनको गिनते हैं तो ये रूप है, समझ में आ गया आपके, ये रूप हैं। लेकिन अगर आप इनको नहीं गिन रहे हैं, अगर आप इन सभी को एक साथ गिन रहे हैं, यहां से यहां तक, ये 1 2 ये 3 ये 4, ये इसके प्रकार हैं, ये इसके प्रकार हैं। र के 4 प्रकार होते हैं और 3 रूप होते हैं। प्रकार 4 और रूप 3 तरह से प्रयोग होता है ये। अब इसमें देख लीजिए, आपको दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। आप एक कारण, ये सीधा र है, ये प्रकार में तो आता ही है, लेकिन रूप इसके र के कैसे बन रहे हैं। देखो आप, ये कर्म, ये र इसमें आधा है, यानी आप कहेंगे इसमें र हलंत युक्त है। देखो आप, ये र इस तरह से है, हाँ, यानी यहां आप कह सकते हैं ये स्वर रहित है। क्या है ये? स्वर रहित, ये तो बोल रहे हो आप, के बाद में रह, स्वर रहित। और उसके बाद है आपका ये, इसमें जो र मिला हुआ है ये स्वर सहित है, ये स्वर सहित है। उच्चारण इसका बाद में हो रहा है, स्वर सहित है, उच्चारण बाद में, उच्चारण बाद में हो रहा है। स्वर सहित है, उच्चारण बाद में हो रहा है। ट्रक में देखिए आप, ट इसमें आधा है, र पूरा है। ये भी सेम स्थिति यहां पर भी ये अप्लाई हो रही है, ये भी स्वर सहित है लेकिन उच्चारण बाद में हो रहा है। प्रकार में प आधा है, यानी इस प्रकार में ये स्थिति बनी हुई है, प फिर इसमें ये र, प्र, तब बना आपका ये प्र, र पूरा है। ट्रक वाले में आपको अच्छी तरह से पता है, ये जो ट दिया हुआ ये ट, ये इसमें आधा है, और इसके बाद में ये र, ये इसका रूप है, तब बना आपका ये ट्र पूरा है। ये दिया हुआ यहाँ पर हलंत लगा के इसको आप ये आगे ए भी लगा सकते हो। र में ए मिला हुआ, र में ए मिला हुआ है, मैंने यहाँ पर इसमें ए मिला हुआ लिखा है। प्लस लगाओगे तो ए बन जाएगा, हलंत लगा दो, इसमें हलंत लगा दो, प्लस लगाओ तो ए बन जाएगा। यानी जो हमारे र के प्रकार होते हैं वो 4 होते हैं, रूप 3 होते हैं। जो प्रकार होते हैं, पहला र, ये करण सीधा सीधा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। करण साधारण, जहां जहां पर भी र आता है कोई दिक्कत नहीं है। ये कर्म, आशीर्वाद, वही र लगा आपका।
रे स्वर रहित, यहां पर ये रे स्वर रहित है और उच्चारण इससे पहले हो रहा है, क्योंकि जब किसी भी स्वर रहित रे का प्रयोग अगर कहीं किया जाता है तो ये जिसके ऊपर लगता है उससे पहले बोला जाता है। हम ऐसा नहीं करें कै मैं रे बाद में नहीं होगा, कामर थोड़ी है, ये कर्म है, तो ये इस तरह से प्रयोग होगा इसका। रे स्वर रहित है, उच्चारण पहले, रे स्वर यहां पर करोगे आप उच्चारण पहले, अगर आप यहां लिखना चाहो तो ये उच्चारण पहले होगा इसका। किससे पहले होगा ये तो पता चली गई आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये होगा इस मैं से पहले इसका उच्चारण। और ये प्रकार पे आधा है, स्वर सहित है, इसमें रे स्वर सहित है, उच्चारण बाद में होगा, पहले प बोलेंगे हम, उसके बाद रे बोलेंगे प्रकार। ट्रक इसमें भी यही है, ट्रक में ट है लेकिन इसके बाद जो दिया हुआ रे वो आपका स्वर सहित है, ये बोला बाद में जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज हमारा ये जो व्यंजनों का वर्गीकरण था ये पूरा हो गया। मैं एक बार रिपीट करके आपको फिर से समझा देता हूं। उच्चारण के आधार पर ये थे, यहां से आपकी प्राणवायु के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण, ये पहला तीसरा पांचवा याद रख लीजिए आप। 1 3 5 इसमें तो 2 4 उसमें होंगे, दूसरा और चौथा ये अंतस्थ उसमें, और ये इनकी संख्या 30 होती है, उनकी संख्या 44 होती है। जो सघोष यानी घोष वर्ण उनकी संख्या कितनी होती है, 31 होती है, और जो अघोष है उनकी संख्या कितनी होती है, 13 होती है। दोनों को मिलाकर 44 हो जाते हैं। यहां पर भी 30 और 14 मिलाकर के 44 हो गए। उच्चारण के आधार पर जो वर्गीकरण हमारा व्यंजनों का 8 प्रकार का होता है। पहला इसमें स्पर्शीय, क, ट, त और प, इस प्रकार 4 वर्ग इसमें समाहित है, 6 वर्ग इसमें नहीं आएगा। संघर्षी में श और है 4 हो गए। इस पर संघर्षी में आपका 6 वर्ग आ जाता है। नासिके में आपको ध्यान है पंचम अक्षर आ जाते हैं, सभी वर्गों के पंचम अक्षर। प्रकंपित और लुंठी जो व्यंजन है ये भी आप थोड़ा अच्छे से याद रखना कि प्रकंपित लुंठी दोनों एक ही नाम है। प्रकंपित और लुंठित ये दोनों एक ही नाम है, अलग अलग नाम नहीं है। इसमें आपको पता रहना चाहिए, अच्छे से आप लोग ये याद रखना कि किस प्रकार से इसका प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर ये रे जो है आपका ये प्रकंपित लुंठित व्यंजन है। अगर आप इसकी बात करते हैं ल, ये पार्श्विक बगल वाला व्यंजन जो ल, इस प्रकार इसका उच्चारण हो रहा है। तो आप ये जो 8 प्रकार हैं, इस पर सी, संघर्षी, इस पर संघर्षी, नासिके, प्रकंपित, पार्श्विक, उसके बाद आपका नेक्स्ट इसमें संघर्षहीन, ये आपका संघर्षहीन। ये संघर्षहीन कौन सा है, ये संघर्षहीन। संघर्षहीन में कौन कौन से आ रहे हैं आपके, ये और वह, ये मैंने आपको पहले बताया था किसमें ये और वह आते हैं। और इस वाले को आप याद करने के लिए इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, थोड़ा सा बिल्कुल छोटा सा फॉर्मूला आपका, वतस से नल से जा रहे हैं, तो आप इसका न, ल, स, ज, र, इस प्रकार से आप इसको अच्छी प्रकार से याद रख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इस प्रकार आज यहाँ पर हमारा ये व्यंजनों का वर्गीकरण पूर्ण हुआ। इससे पहले हमने 3 वीडियो ऑनलाइन डाले हैं, 3 वीडियो आपकी ऑनलाइन क्लास लगी है। पहले में आपकी सामान्य जानकारी आपको दी गई थी, दूसरे में आपका वर्ण विचार से संबंधित प्लस स्वरों का वर्गीकरण पाठ दिया गया था। इसमें व्यंजनों का पाठ प्रश्न था कल, और आज ये आपका व्यंजनों का पार्ट 2। यानी आप अगर एलडीसी या फिर रीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी तरह से कर लीजिए इनको, इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। रे के प्रकार ये आपके समझने के दृष्टिकोण से है कि किस प्रकार इसके रूप हो रहे हैं। अगर आपसे प्रकार पूछे जाए तो आप बोलोगे प्रकार 4 होते हैं, अगर रूप पूछे तो रूप इसके 3 होते हैं। 3 रूप कौन कौन से होते हैं, ये तीनों रूप ही है इसके, ये 3 रूप है। अगर आप प्रकार लो तो ये चारों इसके प्रकार हैं, 4 प्रकार है, 3 रूप है। इसमें ये जो दिए हुए आपके ये शब्द हैं, इससे आप अलग अलग करके देख लीजिए, आसानी से आपको पता लग जाएगा। इसके अंदर रे पूरा दिया हुआ है, इसमें रे आधा है, इसमें रे आधा है। रे स्वर रहित है, उच्चारण पहले हो रहा है। इसमें रे स्वर सहित है लेकिन उच्चारण बाद में हो रहा है। इसमें भी रे स्वर सहित है लेकिन उच्चारण बाद में हो रहा है। तो प्यारे दोस्तों, आपका ये व्यंजनों का जो वर्गीकरण है ये आज कंप्लीट हो चुका है। आप अच्छी तरह से चारों क्लास, अगर कोई भी नया विद्यार्थी, नया प्रतियोगी भागी यहाँ पर अगर हैं तो मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दूसरे जो अपने दोस्त हैं उनको शेयर लाइक भी जरूर कीजिए। और सबसे जो मुख्य बात है, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप निश्चित रूप से उन वीडियो को देख लीजिए ताकि आप अच्छी तरह से स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण जान सकें और आने वाले एग्जाम में आप एक अच्छा सा मुकाम हासिल कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।